हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर के इफेक्ट देख रहे थे। ठीक है, अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरह हम लोग चलेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर तो भले ही हमने ना पढ़े हों, पर एनर्जी और पावर तो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है वर्केबिलिटी, वर्क कर सकने की इंटरनल एबिलिटी को बोलते हैं अपन एनर्जी। ऐसा हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था एनर्जी के बारे में। ठीक है, पर अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो करंट के बारे में बात करेंगे। करंट फ्लो होगा किसी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो लेट ये मेरे पास एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R है। इस सर्किट में मैं एक सोर्स, बैटरी या सेल जो भी है वो कनेक्ट कर देता हूँ, जिसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, और इसके अंदर एक की मैं अटैच कर देता हूँ। अब मान लो इस की को मैं ऑन कर देता हूँ, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, रेजिस्टेंस R से वो करंट I फ्लो होगा। ठीक है, अभी जो करंट फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है। भाई कुछ ना कुछ जो चार्ज है, लेट चार्ज है Q, वो क्या कर रहा है? सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन फ्लो करवा रहा है? ये सोर्स, जिसका EMF कितना है? E। तो जो EMF वाला सोर्स है, जब इस चार्ज Q को फ्लो करवाएगा, लेट ये टाइम T तक फ्लो करवाएगा, तो फ्लो करवाने के लिए इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो वर्क इसको करना पड़ेगा, वो वर्क इसने किया। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर वर्केबिलिटी किसकी थी? सोर्स की थी। ठीक है, तो वो जो वर्क डन है ना, किसके लिए? चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इस सर्किट के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी थी सेल के अंदर, उसी एनर्जी से इसने क्या किया? वर्क किया। वर्क इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली वर्क। ठीक है, अब मान लो उसने Q चार्ज फ्लो करवाया। ठीक है, T टाइम तक फ्लो करवाया, उससे I करंट फ्लो हुआ, तो चार्ज की क्वांटिटी कितनी हो गई? चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट, चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू T। हमको फॉर्मूला पता है ना, करंट का I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। ठीक, तो भाई ये चार्ज फ्लो होगा। अगर ये चार्ज फ्लो हुआ और इससे इसके अंदर V पोटेंशियल जनरेट हुआ, कितना पोटेंशियल? V पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, देन द वर्क डन बाय द सोर्स, ये किसके इक्वल वर्क करेगा? एनर्जी के इक्वल करेगा। तो वर्क डन बाय सोर्स, W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू Q। इसी चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में पोटेंशियल के अंदर हमने ये पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q होता है। W दैट इज एनर्जी, E इक्वल टू क्या हो जाएगी? V इंटू Q। ठीक है, तो V और Q कितना हो गया? I इंटू T। सो द एनर्जी ऑफ द सोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हो जाएगी E इक्वल टू V इंटू I इंटू T। एनर्जी है, मेजरमेंट किस में होगा? जूल में होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि भाई V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो V इक्वल टू IR, देन द E एनर्जी विल बी IR एंड IT। सो E विल बी व्हाट? I स्क्वायर RT। ठीक है क्या भाई? एक और फॉर्मूला हो सकता है एनर्जी का। इसके अलावा अपन को पता है भाई कि I इक्वल टू V अपॉन R, E इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT। E इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन RT। दिस विल ऑल्सो बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है भाई, अब क्या होगा कि मान लो ये एनर्जी थी, इस एनर्जी से वर्क कर दिया तो इस एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अभी जो लॉस होता है, ये लॉस होता है किस फॉर्म में? जनरली हीट की फॉर्म में।
ठीक है, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है उसका लॉस होता है हीट की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये हीट की फॉर्म में लॉस होता था तो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे अपनी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो वर्क करती है, ठीक है। वो सर्दियों में हम लोग पानी गर्म करते हैं रॉड से, है ना, वो भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, अपन करंट फ्लो करवाते हैं किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ करंट फ्लो करवाते हैं तो वो जो करंट फ्लो हुआ है उसके लिए सोर्स को वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन जो है वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लो ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है विच इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाए तो हीट H विल बी क्या होती है, W/4.2, ठीक है। पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर, कैलोरी में मेजर कर सकते हैं, CL कैलोरी। सो H हीट विल बी व्हाट, W वर्क डन, I² RT अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अपन लोग उस हीट का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कौन सी हीट, अगर मान लो ये टोटल वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो टोटल वर्क डन कन्वर्ट हो जाए हीट के अंदर, ठीक है। अब ये तो हमने एनर्जी की बात कर ली, ठीक है। अभी जो एनर्जी है हम लोग यहाँ तो जूल में मेजर कर रहे हैं, लेकिन अपन लार्ज अमाउंट में जब ये एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको अपन किलोवाट आवर kWh में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो किलोवाट आवर मीन्स किलो इज़ 1000 इंटू वाट और आवर इज़ 3600 सेकेंड, ठीक है। तो दिस विल बी, दिस इज़ वाट 1000 इंटू 3600 हो गया है, 60 इंटू 60, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज़ 3.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 एंड 6 जूल, ठीक है। तो ये 1 kWh हो गया। 1 kWh कितना होता है, 1 kWh होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, ठीक है। तो अपन kWh किलो वाट आवर में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और यूनिट है विच इज़ BTU, जो बहुत फेमस यूनिट है, ठीक है। ये आपके कॉमर्शियल पर्पज़ में यही यूनिट काम में आती है, ठीक है। अपन जनरली जो मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो BTU, फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, नाम से पता चल रहा है ट्रेड के लिए ये यूनिट काम में आएगी। शॉर्ट में इसको यूनिट भी बोलते हैं, है ना। 1 BTU इक्वल टू 1 kWh ही होता है, बस वो नाम है उसका, ठीक है। हमने कभी देखा भी होगा हमारे घर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वे बोलते हैं कि 200 यूनिट का बिल आया, तो यूनिट इज BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब 200 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी पर ने क्या कर ली, यूज कर ली, ठीक है। तो वो जो यूनिट का बिल है, जैसे 300 का आया, 400 का आया, तो वो सब क्या है, वो एक्चुअली में किलोवाट आवर की बात ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गई कि भाई सोर्स है, ठीक। सोर्स क्या करेगा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स है, EMF है, मैंने बैटरी लगाई है, सर्किट में दिख रही है। तो ये जो सोर्स है ये क्या करेगा, चार्ज फ्लो करवाने के लिए वर्क करेगा। तो इसकी जो वर्केबिलिटी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी बोलेंगे, ठीक है भाई। अब ये एनर्जी जो है वो मान लो कम्प्लीटली लॉस हो जाए, इसका डिसिपेट हो सकती है हीट की फॉर्म में, तो उसको अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। पढ़ चुके हैं, हीट का अमाउंट अपन निकाल सकते हैं, W/4.2 से कैलोरी में आएगा वो, ठीक है। और ये अपना किलोवाट आवर में आता ही है, ठीक है भाई। तो किलोवाट आवर में अपन क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो पावर के बारे में तो पढ़ चुके हैं पहले भी। पावर क्या होती है, द वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है पावर, है ना। पर यूनिट सेकंड में, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क कोई भी सोर्स कर सकता है, मतलब अपन ऐसे ही बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर के लिए बात कर रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सोर्स का वर्क डन हो जाएगा पर यूनिट टाइम में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर,
ठीक है भाई। तो देखो अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, P इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। वर्क डन कौन करेगा, सोर्स करेगा, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी, E/T, ठीक है। फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था E का, क्या फॉर्मूला आया था, तो फॉर्मूला वॉज आइदर I²RT, I²RT से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R, ठीक है। या फिर P इक्वल टू, और फॉर्मूला क्या था एनर्जी का जो हमने निकाला था, दैट वॉज V²/RT/T। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R, ठीक है। और क्या था, P इक्वल टू V×I×T/T, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V×I हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन बाय द सोर्स पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है भाई। ये तीन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I²R, V²/R और V×I। इसकी यूनिट हो जाएगी पर यूनिट टाइम, तो टाइम निकल जाएगा एनर्जी की यूनिट से, तो या तो अपन वॉट यूनिट ले सकते हैं, और लार्ज लेनी है किलोवाट हो जाएगी, 10³ वॉट हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकती है, W/T जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये हो सकती है। या फिर अपन इसकी एक यूनिट जो बहुत फेमस है विच इज़ हॉर्स पावर, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर HP होता है 746 वाट, ठीक है भाई। तो ये यूनिट्स अपन पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में बल्ब है, तो जब बल्ब हमारे घर में है तो उस बल्ब पे कभी अगर आपने पढ़ा हो तो उसके ऊपर रेटिंग्स लिखी हुई आती हैं, ऐसे लिखा आता है 100 वाट 220 वोल्ट आता है, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ ये दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो लिखा होता है 100 वाट, वाट किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर लिख रही है, ठीक है। और 220 वोल्ट ये किसकी यूनिट है, वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट है ना, पोटेंशियल की यूनिट है। मतलब ये अपन 100 वोल्ट 220 वोल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ, 100 वाट 220 वोल्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है, इस 220 वोल्ट पे तो वो वर्क करेगा, ठीक है। और 220 वोल्ट पे वो कितनी एनर्जी उसको चाहिए, कितनी पावर उसको चाहिए, 100 वाट की पावर उसको चाहिए, है ना। मतलब पर यूनिट, ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ कि मान लो उसको अपन एनर्जी दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई एनर्जी का लॉस भी होगा ना हीट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी का लॉस होगा तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 220 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करूँगा तो बल्ब जो है ना वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो 100 वाट की एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब 100 वाट एनर्जी उसको चाहिए, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और मान लो 220 वोल्ट से उसको ज़्यादा पे 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज में अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूँ तो क्या होता है कि भाई हाई वोल्टेज से हाई पावर डिसिपेट होती है, तो क्या होता है कि वो मेल्ट हो सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई अपना बल्ब फ्यूज़ हो गया, है ना, फिलामेंट उसका ख़राब हो जाता है और अपन ये बोल देते हैं कि बल्ब अपना क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 220 वोल्ट है, 100 वाट वो यूज़ करेगा, 100 वाट यूज़ करेगा, करंट फ्लो होगा उसमें से। अब करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी तो क्या होगा भाई, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, डिसिपेट होगी एनर्जी, वहाँ से लॉस होगा एनर्जी का, तभी तो एनर्जी लेगा सोर्स से, तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ। तो रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या मैं, अपन जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V²/R, ये तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P, V² 220 इंटू 220/P, पावर कितनी है 100 वाट ले रहा है ना, यही तो क्या हो जाएगा भाई, R इक्वल टू 484 ओम, ये हो जाएगा क्या। दैट मीन्स जो बल्ब अपन यूज़ कर रहे हैं जिसकी पावर रेटिंग कितनी 100 वाट है, जो कितने वोल्टेज वर्क कर रहा है, 220 वोल्ट वर्क कर रहा है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है एक्चुअली में 484 ओम है, ठीक है भाई। अच्छा अब मान लो ये जो बल्ब अपन यूज़ कर रहे हैं अपने हाउस में, ये बल्ब अपन पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो यूज़ पे डिपेंड करता है हमारे पे, ठीक है, कि कैसे हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मान लो ये जो बल्ब है ना मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूँ या सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूँ तो क्या डिफरेंस आएगा। तो पहले देखता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा,
ठीक है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल में तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, जो टोटल पावर होगी, मान लो डिफरेंट बल्ब लगे हुए हैं जिनकी पावर P1 P2 P3 P4 हैं, देन टोटल पावर विल बी P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 Pn, जो भी लगे हुए हैं सारी पावर्स डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/P विल बी व्हाट, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस डैश 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 1/Pn। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर वो बल्ब अटैच हैं तो। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में P वोल्टेज सेम है, V²/R, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं, ठीक है, तो पावर डिसिपेट मतलब कितनी पावर वो लेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि मान लो P इक्वल टू V²/R है, ठीक है। तो V²/R है, तो अगर रेजिस्टेंस लो है, बल्ब का रेजिस्टेंस लो है, तो उसका पावर कैसा होगा, हाई होगा, मतलब वो क्या करेगा, ज़्यादा पावर लेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मान लो अपन बहुत सारे बल्ब हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले हैं, ठीक है। एक 25 वॉट का है, एक 40 वॉट का है, एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है। इस तरह के बल्ब कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा कि भाई वो बल्ब जिसका रेजिस्टेंस लो होगा उसकी पावर की जो वैल्यू है ना वो हाई होगी। तो पावर की वैल्यू हाई होगी तो क्या करेगा, वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो कौन ग्लो करेगा, लो रेजिस्टेंस वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। दैट मीन्स अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब लगा रहे हो तो जिसका रेजिस्टेंस लो है उसका ग्लो कैसा होगा, मोर होगा, ठीक है। ऐसी क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में P इक्वल टू I²R, करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो करंट सेम है तो R जिसका ग्रेटर होगा उसका पावर डिसिपेशन ग्रेटर होगा। इसका मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट बल्ब आप लगा रहे हो, 24 वॉट, 40 वॉट, 100 वॉट, ये बल्ब आपने लगाए हैं, तो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसका ग्लो भी कैसा होगा, हाई होगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये कंडीशन मैंने जो रेजिस्टेंस और ग्लो वाली बताई इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पावर है वो इन फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लास्ट वो मैं बताऊंगा आपको, पावर ट्रांसमिशन जो वेरी हाई डिस्टेंस पे होता है। हमने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे जब भी पावर का और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है तो वो हाई वोल्टेज पे होता है ना, हाई वोल्टेज पे होता है। तो हाई वोल्टेज पे क्यों होता है भाई, हमने देखा कि मान लो हाई जो अपनी हाई टेंशन लाइन बोलते हैं जिनको आप, है ना, कि भाई कहीं से हमारे यहाँ तो राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ, ठीक है, रावत पाटा में, तो वहाँ से जो सप्लाई होती है राजस्थान में, तो हाई टेंशन लाइंस के थ्रू वो सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से जब सप्लाई हो रही है तो अपन ने देखा होगा कि भाई बहुत मोटी मोटी केबल होती हैं, उनको अपन बोलते हैं कि भाई ये 24 kVA की यूनिट लाइन है ना, या फिर अपन बोलते हैं कि 24 kV की लाइन है, 11,000 की है ना, 2400 की है, ठीक है। अपने यहाँ 240 वोल्ट, अपने यहाँ 220 वोल्ट में आता है, अपने यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, अपने यहाँ 220 वोल्ट में सप्लाई होती है, पर वहाँ से 2400 में आ रही है, मान लो 22,000 में आ रही है, सॉरी 22,000 में आ रही है, 11,000 में आ रही है, तो वो बहुत हाई वोल्टेज पे वहाँ से सप्लाई हो रही है। तो वो बहुत हाई वोल्टेज पे वहाँ से सप्लाई क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है। देखो, मान लो पावर ट्रांसमिट हो रही है किसी केबल से, तो उसका जो रेजिस्टेंस है R, वो तो कैसा होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और उसको अपन क्या कर रहे हैं कि भाई एक फिक्स पावर पे, फिक्स पावर वहाँ से क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो फिक्स पावर अगर हम वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि भाई P पावर P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। I इक्वल टू क्या होगा, P/V, ये होगा भाई, कांस्टेंट पावर में वहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो करंट कितना आएगा, I इक्वल टू P/V आएगा। I इक्वल टू P/V आएगा तो भाई P कितना लॉस होगा, ठीक है, कितना होगा, I²R होगा। P इक्वल टू I², P²/V² इंटू R। दैट मीन्स वोल्टेज जितना ग्रेटर होगा पावर डिसिपेशन उतना स्मॉलर होगा। भाई P V² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो P अगर V² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये क्या है, पावर डिसिपेट, मतलब पावर का लॉस हो गया ये। तो पावर लॉस जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
वोल्टेज जितनी ज़्यादा हाई रखेंगे पावर का लॉस उतना ही कम होगा। इसीलिए जब भी पावर का ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक पावर का, वो हमेशा कैसे होता है, वो हमेशा हाई वोल्टेज पे वहाँ से होता है। ठीक है, तो ये पावर ट्रांसमिशन था हाई डिस्टेंस के लिए। अब ये जो चैप्टर है ना आपका यहीं ये एंड हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना न्यू जो टॉपिक है, न्यू जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।